खावट बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक वितरित किए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्तों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने युवाओं को बताया राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 3 और आतंकियों के घर गिराए गए। अब तक कुल 5 आतंकियों के मकान नेस्तनाबूद। पहलगाम हमले की यूएनएससी ने की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश विदेश में आक्रोश। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीयों का विरोध प्रदर्शन। कोपेनहेगन, मेलबर्न और काठमांडू में भी फूटा लोगों का गुस्सा। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत से 550 से अधिक घुसपैठियों को पकड़ा, ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक। और पोप फ्रांसिस का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ट्रंप, ज़ेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। भारत में राजकीय शोक। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू हो जाएगी। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रोम पहुंची और उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली सहित विश्व के अन्य नेता शामिल होंगे। ताबूत को रोम के सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ था। सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में होगा। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार 1:30 पर पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में अंतिम संस्कार की प्रार्थना होगी। प्रार्थना का नेतृत्व कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि और हजारों श्रद्धालु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ किरेन रिजिजू, जॉर्ज कुरियन भी भारत की ओर से पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचे हैं। पोप की ताबूत को सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयंती झा जुड़ चुकी है। समझना चाहेंगे जयंती, अब से कुछ ही देर में लगभग भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं और जो भारी संख्या में हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जन समुदाय भी वहां पर मौजूद है, कैसा माहौल है? जी पराक्रम, हम अभी सेंट पीटर स्क्वायर में हैं, वेटिकन सिटी में। जी, तो
सिटी में यहाँ पे कुछ ही देर में, करीब आधे घंटे में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जुड़ने वाली हैं यहाँ पर। उनके साथ अनेक वैश्विक नेता, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। आप देख सकते होंगे कि लोग जुड़ रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है। उनका फ्यूनरल अभी शुरू होने वाला है। जयंती, हम देख पा रहे हैं कि देखिए लोगों में भी बहुत ही बहुत प्रेम करते थे पोप फ्रांसिस को, बहुत मानते थे, और हम एक देख रहे हैं कि पूरी निराशा का माहौल है। इसके साथ साथ यदि हम वैश्विक स्तर पर नेताओं की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंचे हैं, इमैनुअल मैक्रों भी वहां पहुंचे हैं। वैश्विक रूप से किस तरीके का दुख जताया जा रहा है, और वैश्विक नेताओं की यदि बात करें तो कौन कौन शामिल है? जी पराक्रम, यहाँ पे अन्य वैश्विक नेता जुड़े हैं। जैसे कि आपने बताया कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ मेलानिया ट्रंप, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डर लेयन जुड़ रही है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी जुड़ रहे हैं। उसके साथ करीब 100 देशों से हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट लीडर्स, मिनिस्टर्स जुड़ रहे हैं। उसके साथ काफ़ी कार्डिनल्स यहाँ एक्सपेक्टेड हैं जो जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। पर जो निराशा का जो माहौल आपने बताया वो देख सकते हैं हम, हज़ारों की संख्या में जो लोग पूरे विश्व से यहाँ आए हैं इस दिन के लिए। बिल्कुल जयंती, और 1:30 बजे अंतिम संस्कार वहां पर होगा। भारत में भी 3 दिन का राजकीय शोक यहां पर रखा गया है। ऐसे में लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं, आपने पूरा माहौल वहां पर देखा है जयंती, किस तरीके का अनुभव आपने देखा? पोप फ्रांसिस के प्रति लोगों में कितना प्रेम था, कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था आपको नजर आई वहां पर? जी पराक्रम, पोप फ्रांसिस दुनिया भर में ही एक बहुत ही लव्ड फिगर थे। कल हमने यहाँ पे कई लोगों से बात की जो एवं भारत से आए हैं यहाँ पर इस दिन के लिए, एक आखिरी बार अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए जो यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि पोप फ्रांसिस हमेशा भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, उनके दिल में बहुत अफेक्शन थी जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया लोगों के लिए काम करने के लिए, टू एक लाइफ ऑफ सर्विस के लिए। और आज जो हम यहाँ भीड़ देख रहे हैं पूरे दुनिया से, वो यही दर्शाता है कि पोप फ्रांसिस के लिए जो लोगों के दिल में जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो यही दर्शाता है जो भीड़ यहाँ पर आज आई है। बिल्कुल जयंती, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो पोप फ्रांसिस के संदेश थे, मानवता के संदेश, जो पोप फ्रांसिस का संदेश था, समानता का संदेश, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जो उनकी सीख है वो हमेशा के लिए रहेंगी लोगों के बीच में उनके संदेश के रूप में, ऐसा माना जा सकता है। जी पराक्रम, ये यही दर्शाता है कि जो उनका संदेश था, जो उन्होंने अपना लाइफ जिस चीज़ को डेडिकेट किया, वो ये सब उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। वो पूरे दुनिया में करुणा के एक प्रतीक थे। तो यही दिखाता है कि आगे के समय में भी लोग ये लेसन जो पोप फ्रांसिस ने अपने लाइफ में लोगों को अपने लाइफ में अपने एक्ट्स के थ्रू दिखाए, बताए, वो लोग याद रखेंगे आगे के समय में भी। निश्चित रूप से जयंती, पूरे भारत की ओर से भी पोप फ्रांसिस को विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर, सहारनपुर के देवबंद में आज एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया और इस दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीडी न्यूज संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, यदि मेरी आवाज आपको मिल पा रही है तो यह समझना जरूरी है कि ये बड़ा हादसा है, और आपको बताएंगे, अनुभव हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है, जिसको लेकर के अब बचाव कार्य जो है वो तेजी से वहां पर जारी है। आइए सुनते हैं जीएम सहारनपुर मनीष बंसल क्या कह रहे हैं।
यहाँ पर एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में, जड़ोदा जट गांव में। जैसे ये सूचना मिली तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी 3 की सूचना है जो हमारे पास अभी अपडेटेड सूचना है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जो खबर अभी हमने आपको बताई उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़े हैं। अनुभव, सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ है, 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। समझना चाहेंगे घटना हुई कैसे और इस वक्त क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सुबह 6:30 बजे के आसपास की घटना है और ये जड़ौदा जट गांव है सहारनपुर में, देवबंद थाना अंतर्गत, और मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ ये गांव है। और वहीं पर ये एक पटाखा फैक्ट्री, लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री है, वहां पर पटाखा बनाया जाता था। और 6:30 बजे के आसपास धमाका हुआ और जहां पर जिस घर में ये फैक्ट्री थी वहां पर ब्लास्ट हुआ। इसमें 3 लोगों की जो श्रमिक थे उनकी जान चली गई है और उसके बाद ग्रामीणों ने सूचना दी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पराक्रम यह है कि फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और खुद जिलाधिकारी ने ये कहा है कि वहां पर पटाखा बनाने का लाइसेंस था, लेकिन अभी क्या निर्माण हो रहा था, क्या बनाया जा रहा था, किस तरह के पटाखे बनाए जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम पहुंची है, उन्होंने वहां पर सैंपल लिए हैं और उसको जांच के लिए भेजा गया है और उसके बाद ही ये देखा जाएगा, तय होगा कि किस तरह के पटाखे बनाए जा रहे थे। क्योंकि देखिए, लाइसेंस जो होता है वो कम आवाज़ के और इस तरह के पटाखों के लिए होता है कि जिससे कोई इतनी बड़ी जान माल की कोई जो है वो हानि ना हो, उस तरह के पटाखे ना बनाए जाए। लेकिन अब जब फॉरेंसिक जांच होगी, जो सैंपल उठाए गए हैं, उसके बाद ये पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइसेंस जो है कम आवाज़ के लिए, कम शोर के पटाखों के लिए रहे हों और वहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी के पटाखे बन रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव इस जानकारी के लिए। तो बता रहे थे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला, सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में जिस तरीके से आग लगी उसकी अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की यह पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तियों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान भी किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। और मैन्युफैक्चरिंग, डेटा, इनोवेशन, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेव सम्मेलन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच देगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी
देश के युवा हैं, देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बल का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेंड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर भी ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मतलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपिया में छोटीपोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के कायमोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे, तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी ठोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के त्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। यूएन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद और सूरत में 557 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने चंडोला क्षेत्र में 457 घुसपैठियों को पकड़ा, जबकि सूरत पुलिस ने अलग अलग इलाकों में 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इनके खिलाफ पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। सूरत पुलिस ने उधना, कतारगाम, महिधरपुरा, पांडेसरा, सलाबतपुर और लिम्बायत जैसे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर इन क्षेत्रों में छापेमारी की। हिरासत में लिए गए लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे और उनके पास से बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि इनमें से कई ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवाए हैं। पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। इनपुट के आधार पे ऐसा पाया गया था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ का गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है
बॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी आ रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा वहीं किया जा रहा है। कल शाम तक कुल 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पार कर चुके हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिनका वीजा निश्चित समय सीमा पर समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में हुई 26 मौतों के बाद लिया गया। और रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतिम संस्कार में शामिल हो रही हैं। हाँ मिल गया। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं अभी? नहीं, शी इज सिटिंग इनसाइड। नीचे बैठ गए वो। इनविजिबल हो गए ना? हाँ, लेकिन फिर भी मुझे तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हो रही हैं। पोप के ताबूत को सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां पर दुनिया भर से पोप फ्रांसिस के प्रशंसक, उनको मानने वाले वहां पर पहुंचे हैं। प्रार्थना का नेतृत्व कार्डिनल जियोवानी बटिस्ता रे करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी वेटिकन सिटी से, जहां पर एक जनसैलाब उमड़ा है पोप फ्रांसिस के अंतिम सफर के लिए। दुनिया भर से उनको मानने वाले, उनके प्रशंसक, उनके अनुयायी वेटिकन सिटी में पहुंचे हैं पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन के लिए। रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद से ही पूरी दुनिया में
शोक की लहर है। उनको मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी जो हैं वो बेहद दुखी हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 25-26 अप्रैल की रात में कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले बीते गुरुवार और शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की गई। सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल और इंदौर में आज आधे दिन के लिए बाजार बंद हैं। भोपाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज आधे दिन के बंद का आह्वान किया है। वहीं इंदौर में कांग्रेस ने दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की है। इस बंद का उद्देश्य आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना और हमले का विरोध करना है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। और पहलगाम के आतंकी हमले ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तानी आतंक के इस नेटवर्क ने बार बार बेगुनाहों का खून बहाया है। आतंक को हथियार बनाकर मासूमों का खून बहाना। जिगर के टुकड़े को हमसे छीन लिया। यही है पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा जो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लेने वाले पाकिस्तान के हाथ कितने ही बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हैवानियत के इसी सिलसिले की अगली कड़ी था, जिसमें हंसते खिलखिलाते निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवाद की दरिंदगी का ऐसा ही चेहरा पहले भी दुनिया ने देखा है। 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने गांदरबल में 7 बेगुनाहों को बेरहमी से मार डाला था। आतंक की भेंट चढ़े ये लोग एपीसीओ कंपनी के कर्मचारी थे। विकास और शांति के दुश्मनों ने उन्हें निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंक ने न निहत्थे नागरिकों को बख्शा न मासूम श्रद्धालुओं को। पिछले साल 9 जून को रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकियों का निशाना बनी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आतंकियों के इसी चेहरे का यही घिनौनापन 2019 की वो घटना भी स्पष्ट करती है, जिसमें 5 मजदूरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सभी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी थे और कुलगाम में मजदूरी करते थे। ये सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। निर्दोष निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान और उसका आतंकी खेल पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब अगली खबर का। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ देने वाली लोक लुभावन योजनाएं आपकी जमा पूंजी को खाली कर सकती हैं। साइबर ठगी के नए तरीके पिग बूचरिंग स्कैम के तहत धोखेबाज आपसे पहले गहरी दोस्ती करता है,
आपका विश्वास जीतकर फिर आकर्षक निवेश से बड़े मुनाफे के सपने दिखाता है और फिर आपकी गाढ़ी कमाई को लेकर गायब हो जाता है। इनको एज ए पिग की तरह ट्रीट किया जाता है। पहले उनको एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करके फेक प्रॉफिट पहले थोड़ा देके स्मॉल अमाउंट्स पिग को फ्लैटर किया जाता है। फिर जब पिग फैट हो जाता है उसके बाद उसके साथ ज़्यादा पैसा उनसे लेके उनको बुचर किया जाता है, तो उसको पिग बुचरिंग इसीलिए बोलते हैं। ये यूजुअली सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा होता है। अभी जो लेटेस्ट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ का डीप फेक बना के या उनका फेक अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कोई अच्छे पॉलिटिशियन हो, जो पॉपुलर फिल्म स्टार्स है, पॉपुलर बिजनेस लोग हैं, उनका ही फेक अकाउंट बनाएंगे और उनके द्वारा संपर्क करते हैं और उससे मैसेजेस करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ने का बोलते हैं। ध्यान रखें कि कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफर जो अविश्वसनीय लाभ देने का दावा करता है वो धोखा हो सकता है, इसलिए किसी की भी बातों में न आए, सावधान रहें और हमेशा जांच पड़ताल करके ही किसी भी निवेश का फैसला लें। पिग बुचरिंग स्कैम से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात पिग बूचरिंग स्कैम की। बताएंगे आपको कैसे निवेश के अलग अलग माध्यमों से आपका पैसा ठगते हैं ये साइबर अपराधी। उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। आजकल जो टॉप मोस्ट स्कैम्स या फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हम बोलेंगे, उसमें पिग बुचरिंग आता है। इट्स ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो इसमें हो रहा है, तो ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ट्रांसनेशनल लिंकेजेस भी है। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Bharat welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात पिग बूचरिंग स्कैम की। बताएंगे आपको कैसे निवेश के अलग अलग माध्यमों से आपका पैसा ठगते हैं ये साइबर अपराधी। उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। आजकल जो टॉप मोस्ट स्कैम्स या फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हम बोलेंगे, उसमें पिग बुचरिंग आता है। इट्स ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो इसमें हो रहा है, तो ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ट्रांसनेशनल लिंकेजेस भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉन्क्लेव में भारत की रक्षा नीति और राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में अपना साहसिक दृष्टिकोण पेश किया। ये दृष्टिकोण मजबूत भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, नवाचार की दिशा में स्टार्टअप्स का क्या योगदान है और ये क्यों आवश्यक है, क्या ये बदलाव भारत की वैश्विक स्थिति को नया आकार देगा। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए असम भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र राज्य में ग्रामीण समुदायों के भविष्य के विकास और प्रगति के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करेगा।
वहीं वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में उभरती भारतीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 42 फाइनलिस्ट चुने गए, जिनमें से प्रत्येक को उनकी कहानियों, विजुअल पेश करने के तरीकों और संभावित वैश्विक प्रभाव के आधार पर चुना गया। इन प्रतिभागियों में छात्र, फ्रीलांसर और कलाकार भी शामिल हैं। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज देश के एनिमेटरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और एक्सपोजर मिलने में सहायता मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित और डांसिंग एटम्स द्वारा आयोजित यह चैलेंज एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में वैश्विक पहचान बनाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाया जाए एजुकेशन में ही। बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि एक कहानी का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, हम पिक्चर ज़रूर देखते हैं पर उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं होता है, तो वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में पहले से ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही होगा। वेव्स के माध्यम से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज बनाया गया है, मुझे लगता है ये दरवाजे अभी खुल रहे हैं। शंघाई में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में क्रिएटिव मैनेजमेंट की प्रमुख और रिदम एंड ह्यूज एशिया की कार्यकारी निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली सरस्वती ने लाइफ ऑफ पाई और द गोल्डन कंपास जैसी फिल्मों में योगदान दिया है। उनका कहना है कि प्रतियोगिता में शौकिया फिल्म निर्माताओं के रूप में कुछ अद्भुत टैलेंट देखने को मिले हैं। बहुत साल पहले मैंने एक कंपनी चलाया था भारत में जिसका नाम था रिदम एंड ह्यूज, जिसके वजह से हमने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते विजुअल इफेक्ट्स के लिए। तो तब मैं बहुत ही छोटी थी और तब जो बच्चे आ रहे थे, तब जो एप्लीकेशंस के लिए जो आ रहे थे, तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि टैलेंट जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है। यह प्रतियोगिता मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज उभरते भारतीय एनिमेटरों को अपना काम दिखाने, एनिमेशन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले की कर्रेगुट्टा नड़पल्ली के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में पिछले 80 घंटे से मुठभेड़ जारी है। आज ऑपरेशन का 5वां दिन है। दरअसल इस इलाके में पिछले 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ 5 से 8 हजार जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत में 17 करोड़ जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2011 और 2023 के बीच 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। एजेंसी के आकलन के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है।
ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 2022-23 में 2.8% और शहरी इलाकों में 1.1% पर है। गांवों और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी आ रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा वहीं किया जा रहा है। कल शाम तक कुल 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 अधिकारी भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पार कर चुके हैं। इस पर ताजा जानकारी के लिए अटारी वाघा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह। गुरमीत, समझना चाहेंगे, तारीख और समय निर्धारित कर दिया गया है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत छोड़ने का। आप अटारी वाघा बॉर्डर पर हैं, किस तरीके का माहौल है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 27 अप्रैल की डेडलाइन सामने आने के बाद लोग बड़ी संख्या में, जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे, वो उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो अटारी वाघा सरहद पर पहुंचे और यहां पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स की क्लियरेंस करवाने के बाद वो वापस अपने मुल्क चले जाएं जी, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा अटारी वाघा सरहद की। ये बिल्कुल सामने ये पूरी जीटी रोड है और जीटी रोड पर अगर आप सीधे आगे चले जाएंगे तो बाईं तरफ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जहां पर सारे के सारे पाकिस्तानी नागरिक यहां पर जा रहे हैं और आज सुबह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा के, क्लियरेंस करवा के वापस पाकिस्तान की ओर रवाना हो रहे हैं। मगर अगर इसको सिचुएशन को कंपेयर किया जाए, 23 तारीख को भारत सरकार की ओर से जो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए थे, उसके बाद 24 तारीख से बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं वो इस बॉर्डर को क्रॉस करना भारतीय नागरिकों ने, पाकिस्तानी नागरिकों ने शुरू किया था। हालांकि 24 अप्रैल को सिर्फ 28 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, मगर उसके बाद 25 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ा, तकरीबन 5 से 6 गुना बढ़ा। 191 नागरिक 25 अप्रैल को भारत छोड़कर पाकिस्तान गए इस बॉर्डर के जरिए। मगर आज उम्मीद यह की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो है पाकिस्तानी नागरिकों का आंकड़ा जो शाम तक बनेगा वो काफी ज्यादा होगा पिछले 2 दिनों के मुताबिक। मगर अगर देखा जाए, देखिए जो वीजा कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक ही दिन निश्चित किए गए हैं और 27 अप्रैल का जो दिन है वो ऑर्डिनरी वीजा होल्डर्स के लिए तय किया गया है। यानी भारत ने जो ऑर्डिनरी वीजा जारी किए हैं पाकिस्तानी नागरिकों को, उनके लिए 27 अप्रैल का दिन है। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है। इस डेडलाइन तक लोग नहीं पहुंचना चाहते, वो चाहते हैं कि आज के आज ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। और अगर इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात की जाए तो सुबह तकरीबन 10 बजे ऑफिशियल वर्क यहां पर शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब सीधा रुख करेंगे रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार जो किया जा रहा है। दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं भारत की ओर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। हमने जैसा कि आपको बताया, भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हो रही हैं।
तो पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की सीधी तस्वीरें आप रोम की वेटिकन सिटी से देख रहे थे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के प्रणेता पर आधारित ये एक विशेष प्रस्तुति देखिए।